दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले जूलियस सीजर। ये शेक्सपियर के उन कुछ प्लेज में से एक है जो रोमन हिस्ट्री के ट्रू इवेंट्स पे आधारित है। सीधे सीधे कहूँ तो बहुत ही फेमस प्ले है दोस्तों। इसे 1623 ईस्वी में पब्लिश करवाया गया था और इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। इस प्ले की शैली है ट्रेजिक ड्रामा और सेटिंग रखी गई है रोम में। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 44 बीसीई के फरवरी महीने में, जब जूलियस सीजर स्पेन में अपने दुश्मन पॉम्पी द ग्रेट के बेटों को हराकर वापस आ रहा है। जूलियस सीजर की इस विजय पर लोग बहुत ही खुश हैं। रोम के लोग बड़ी खुशी से उत्सव मना रहे हैं और वह सीजर के आने का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि वह सीजर का भव्य स्वागत करना चाहते हैं। वहां पर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है जो जूलियस सीजर का स्वागत करना चाहते हैं। इसी भीड़ में सीजर के दो राजनीतिक दुश्मन फ्लेवियस और मर्सिलस दोनों हैं और यह सब देखकर वो बहुत ही दुखी होते हैं। जूलियस सीजर स्पेन में जीतने के बाद रोम में अपने साथियों के साथ खुशी के साथ वापस आता है और रास्ते में उसे एक ज्योतिष मिलता है। वह सीजर को यह कहता है कि मार्च के 15 तारीख को अपना ध्यान रखना, क्योंकि उस दिन तुम्हें तुम्हारी जान का खतरा होगा। सीजर इस खुशी के मौके पर उस ज्योतिषी की बात पर ध्यान नहीं देता और उत्सव में चला जाता है। ब्रूटस और कैसियस भी सीजर के साथ रोम आते हैं। ब्रूटस एक रोम का शुभचिंतक है जो वहां के लोगों का हमेशा भला चाहता है। कैसियस सीजर का एक राजनीतिक दुश्मन है जो यह देखकर बहुत ही दुखी होता है कि लोग सीजर को इस तरह से स्वागत कर रहे हैं, और वह ब्रूटस को भड़काने की कोशिश करता है कि सीजर के मन में राजा बनने की इच्छा है। अगर सीजर यहाँ का राजा बना तो वह बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पर वह अपनी मनमानी करेगा और लोगों की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। और इसका जिम्मेदार कैसियस ब्रूटस को ठहराता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसी बीच एक कास्का नाम का आदमी वहां आता है और दोनों को यह बताता है कि सीजर को मार्क एंटोनी ने 3 बार क्राउन दिया, लेकिन सीजर ने वह लेने से मना कर दिया और कहा सीजर गद्दी का भूखा नहीं है, इसलिए उसने वह क्राउन वापस दे दिया। उसके कुछ समय बाद सीजर चक्कर खाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से लोगों के मन में उसके लिए और सम्मान जाग जाता है। इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रूटस घर जाकर कैसियस की बात को सोचता रहता है। कैसियस सीजर को मारने की योजना बनाता है। वो रात बहुत ही डरावनी है। उस रात में आसमान में बिजली चमक रही है और बहुत तेज तूफान भी है। कैसियस सीजर को मारने की योजना बनाता है, लेकिन सीजर को मारने के लिए कैसियस को ब्रूटस को अपने साथ लेना होगा, क्योंकि ब्रूटस की बात पर लोग भरोसा करते हैं। इसलिए कैसियस एक षड्यंत्र रचता है और एक पत्र लिखकर ब्रूटस के घर भेजता है। उसमें लिखा होता है कि यह पत्र रोम के वासियों ने भेजा है। उसमें लिखा है कि अगर सीजर यहाँ का राजा बना तो वह लोग सही से अपनी जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे। लोगों की सुनने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि सीजर को यहाँ का राजा बनने से रोका जाए। ब्रूटस के दिमाग में पहले ही कैसियस की बातें चल रही थी और इस पत्र को मिलने के बाद ब्रूटस भी यह फैसला कर लेता है कि सीजर को यहाँ का राजा नहीं बनना चाहिए और उसे हम मार देंगे। अब वह भी कैसियस के साथ मिल जाता है। ब्रूटस भी जूलियस सीजर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कैसियस सीजर के मित्र एंटोनी को भी सीजर के साथ ही मारना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से ब्रूटस मना कर देता है कि हम सिर्फ सीजर को ही मारेंगे, एंटोनी को नहीं मारेंगे। यह सारी बातें ब्रूटस की पत्नी और पोर्टिया जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन ब्रूटस उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन पोर्टिया के बार बार कहने पर वह सारी बातें पोर्टिया को बता देता है और किसी को ना बताने के लिए भी कहता है। यह सुनकर ब्रूटस की पत्नी पोर्टिया बहुत दुखी होती है। मध्य मार्च में एक सभा रखी जाती है जब सीजर को भी वहां पर बुलाया जाता है और षड्यंत्रकारी वहीं पर सीजर को मारने चाहते हैं। जब सीजर वहां पर जाने के लिए तैयार होता है तो सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया वहां जाने से वहां रोकती है और यह बताती है कि उसने रात में एक बहुत ही डरावना सपना देखा है जिसमें लोग जूलियस सीजर को मार रहे हैं और उसका खून एक मूर्ति से बाहर निकल रहा है। इसलिए कैलिफोर्निया सीजर को वहां जाने से रोकती है। बहुत ही विनती करने से सीजर अपने घर रुक जाता है। तभी वहां एक डीसीएस नाम का षड्यंत्रकारी पहुंच जाता है और सीजर को सभा में चलने के लिए कहता है। जब सीजर यह बताता है कि उसकी पत्नी ने यह कहा है कि उसने रात में एक बुरा सपना देखा है, इसलिए मैं आज वहां नहीं जाऊंगा। सीजर यह सपना डीसीएस को भी बता देता है और वह षड्यंत्रकारी सीजर से कहता है कि आपकी पत्नी कैलिफोर्निया ने इस सपने का गलत अर्थ निकाल लिया। इसका अर्थ कोई अशुभ नहीं बल्कि शुभ है। वह आपको वहां जाने से रोकना चाहती है। वह षड्यंत्रकारी यह भी कहता है कि यदि लोगों को यह पता चला कि आप अपनी पत्नी के एक छोटे से सपने की वजह से सभा में नहीं गए तो लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे, इसलिए आपको सभा में चलनी चाहिए। यह सुनकर सीजर षड्यंत्रकारी के साथ सभा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में गली में जाते समय वह ज्योतिषी एक बार फिर सीजर से मिलता है और बात करना चाहता है, लेकिन वह बात करने में असमर्थ रहता है। उसके बाद एक आदमी सीजर के पास पत्र लेकर आता है और सीजर को देता है, जिसमें षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र पूरी तरह से लिखा होता है, लेकिन सीजर उस पत्र को पढ़ने से मना कर देता है। जब सीजर सभा में पहुंच जाता है तो षड्यंत्रकारी एक एक करके सीजर को चाकू से मारते हैं। पहले तो सीजर उन सबसे बचने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपने मित्र ब्रूटस को भी मारते हुए देखता है, जो रोम का शुभचिंतक है, अपने मित्र को देखने के बाद सीजर कोशिश करना बंद कर देता है। वह कहता है कि जब मेरा मित्र ही मुझे मारना चाहता है तो अब जीने से क्या लाभ, और इसके बाद सीजर की मृत्यु हो जाती है। ब्रूटस और कैसियस अब रोम के लोगों को संबोधित करने के लिए स्टेज पर आते हैं
और उन्हें शांत करने के लिए एक ऐसा भाषण देते हैं ताकि लोग शांत हो सके। पहला भाषण ब्रूटस देता है और लोगों से कहता है कि सीजर के मन में राजा बनने की महत्वाकांक्षा थी और वह यहाँ का एक अच्छा शासक नहीं बनता, इसलिए हमने रोम के वासियों की सुरक्षा के लिए उसको मार दिया। दूसरी तरफ दूसरी टुकड़ी को कैसियस संबोधित कर रहा है और वह भी कुछ ऐसा ही लोगों से कहता है। तभी सीजर का दोस्त एंटोनी वहां आ पहुंचता है और सीजर के बॉडी के पास जाकर रोता है। जब वह रोता है तो ब्रूटस उससे कहता है कि सीजर को हमने रोम की सुरक्षा के लिए मारा है और हम लोगों को यह बता रहे हैं। एंटोनी भी स्टेज पर भाषण देने के लिए कहता है। ब्रूटस यह मान लेता है, लेकिन कैसियस इसके लिए तैयार नहीं होता। ब्रूटस के कहने पर एंटोनी को भाषण देने का मौका दिया जाता है। जब एंटोनी भाषण दे रहा होता है तो रोम के लोगों से पूछता है कि क्या सीजर के एहसानों को तुम सब भूल गए। वह कहना चाहता है क्या तुम जानते हो सीजर की जो संपत्ति है वो किसकी है, लेकिन एंटोनी यह बताने से मना कर देता है कि सीजर की संपत्ति किसके नाम है। लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर एंटोनी यह बताता है सीजर की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति पर रोम के लोगों का ही हक है और सीजर के निजी बगीचा को रोम के लोगों के लिए खोल दिया जाए, जहाँ पर रोम के लोग आसानी से कभी भी घूम फिर सके। यह सब सुनकर वहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा दुखी होती है और उन सभी षड्यंत्रकारियों को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। ब्रूटस और कैसियस वहां से भाग जाते हैं। मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस और लेपिटस ये तीनों ब्रूटस और कैसियस को मारने की योजना बनाते हैं। एंटोनी की सेना ब्रूटस की सेना पर भारी पड़ रही है और बुरी तरह हार रही है। यह सब देखकर ब्रूटस और कैसियस आत्महत्या करने का निश्चय कर लेते। पहले तो कैसियस अपनी मौत के लिए अपने एक और सैनिक से कहता है कि वह चाकू से उसे मार दे। उसका सैनिक ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ ब्रूटस भी अपने एक मित्र से उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन उसका मित्र यह सब करने से मना कर देता है। फिर ब्रूटस खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है। वह एक तलवार को जमीन से लगाकर अपने पेट में घुसा लेता है, जिसकी वजह से ब्रूटस की भी मौत हो जाती है। एंटोनी और सीजर का बेटा ऑक्टेवियस वहां पर आते हैं। एंटोनी ब्रूटस को रोम का एक आदर्श व्यक्ति बताता है और वह कहता है ब्रूटस ने सीजर को रोम के भले के लिए मारा था, यह सत्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसके विचार गलत नहीं थे, इसलिए ब्रूटस को इस संसार में सम्मान के साथ विदा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।